अंदर से जो आना है, जो हमने कल पढ़ा है, वो भले ही आए या ना आए, लेकिन यही इसके अंदर एग्ज़ाम से आता है। इसके अंदर हमें जो है दो सिद्धांत पढ़ने हैं, एक है एडम स्मिथ का और एक है रिकार्डो का। एडम स्मिथ का जो सिद्धांत है उसको हम जो है लागतों में निरपेक्ष अंतर के सिद्धांत से जानते हैं, और रिकार्डो का जो सिद्धांत है उसको हम तुलनात्मक लागत लाभ के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। एडम स्मिथ ने सबसे पहले अपना सिद्धांत बनाया और उसके बाद इन्होंने ये बताया कि दो कंट्रीज़ में आपस में जो ट्रेड है वो कब पॉसिबल होता है, कब दो कंट्रियाँ आपस में आयात निर्यात कर सकती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे ये क्या कह रहा है। कह रहा है एडम स्मिथ ने निरपेक्ष अंतर लागत सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? लागतों में निरपेक्ष अंतर के वो हैं एडम स्मिथ। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न देशों में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन की लागत में निरपेक्ष अंतर अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण व्यापार के पीछे मूल कारण है। क्या बोला उन्होंने इस लाइन में? यहाँ से ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या बोला, दोबारा से देखिए। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न देशों में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन की लागत में निरपेक्ष अंतर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक देश किसी वस्तु को जिस जिस कॉस्टिंग पे बना रहा है, तो भाई हो सकता है दूसरे देश की जो कॉस्टिंग है उसी वस्तु को बनाने की, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम भारत की बात करते हैं, तो मान लीजिए भारत जो है कोई भी वस्तु ले लेते हैं, मान लो कार है, तो भारत जो है मान लो उस कार को अगर 1 लाख रुपए में बना रहा है, तो हो सकता है कि अमेरिका जो है उस कार को जो है मान लीजिए क्या कहते हैं 80,000 में बना दे। हो सकता है भाई जापान उसको जो है 60,000 में बना दे। तो सभी देशों की हर वस्तु को प्रोड्यूस करने की जो उत्पादन की लागत है उसमें अंतर पाया जाता है। तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा होगा कि भाई अगर किसी भी गुड्स का उत्पादन करने की जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो हर कंट्री में अगर डिफरेंट होगी, तो यही चीज़ दो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पॉसिबल बनाती है, तो ही दो देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो कर पाएंगे। लागतों में निरपेक्ष अंतर उस समय पाया जाता है। अब ये ऐसा कैसे होगा कि भाई भारत बना रहा है 1 लाख में, अमेरिका बना रहा है 80 में, जापान बना रहा है 60 में, तो ऐसा कैसे हो जाएगा? डिफरेंट कॉस्टिंग कैसे आ रही है सेम ही गुड्स की? तो कह रहा है भाई ये उस समय होता है जबकि कोई एक देश किसी वस्तु को दूसरे देश की तुलना में काफ़ी कम लागत पर क्या कर देता है, काफ़ी कम लागत पर उत्पन्न कर देता है, तथा दूसरा देश क्या करेगा? दूसरा देश किसी अन्य वस्तु को पहले देश की तुलना में काफ़ी कम लागत पर उत्पन्न कर देता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि भाई मान लीजिए भारत है, भारत 1 लाख में बना रहा है कार, अमेरिका बना रहा है 80,000 में, और जापान बना रहा है क्या कहते हैं 60,000 में। तो अगर हम अभी कार की बात करते हैं तो सबसे मिनिमम कॉस्ट पे कौन बना रहा है? सबसे मिनिमम कॉस्ट पे जो है जापान बना रहा है अभी। ठीक है जी, कार के मामले में जापान है। लेकिन अगर मैं बोलूँ ट्रक की बात करें, तो ट्रक में मान लीजिए भारत बना देता है 60,000 में, अमेरिका बना देता है 70,000 में, और जापान बना देता है 1 लाख रुपए में। तो अगर हम ट्रक के मामले में देखते हैं, तो ट्रक के मामले में तो भाई अब भारत आगे हो गया कि जो कार है वो जापान मिनिमम कॉस्ट पे बना रहा है, जो ट्रक है वो जो है भाई क्या कहते हैं भारत सस्ती कॉस्टिंग पे बना रहा है। तो कह रहा है लागतों का निरपेक्ष अंतर का मतलब क्या है? लागतों में निरपेक्ष अंतर का मतलब ये है कि भाई जब कोई एक देश एक वस्तु को मिनिमम कॉस्ट पे बनाता है, तो कोई दूसरा जो है किसी दूसरे गुड्स को जो है मिनिमम कॉस्ट पे बनाता है। ये तब संभव होता है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? ये सब चीज़ें कैसे हो रही है? जब एक देश में विशेष प्रकार की भूमि, जलवायु परिस्थितियाँ और सुविधाएं पाई जाती है। कल मैंने आपको बताया था कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं
वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को या अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण को प्रभावित करते हैं। तो वहाँ पे एक पहला ही पॉइंट था प्रकृति, जलवायु। जैसे मैं तो अभी ट्रक और कार का एग्जांपल लिया है, लेकिन कुछ ऐसे गुड्स है जिसमें अगर नेचर का यूज़ किया जाता है, नेचर का जिसमें यूज़ होगा प्रकृति का, तो भाई ऐसी उसमें जब ये चीज़ें होंगी किसी देश के अंदर, हमने ये पढ़ा था कल मैंने आपको पढ़ाया था कि ये चीज़ें प्रचुर मात्रा में जितनी अच्छी होती हैं, वो देश उस वस्तु का उत्पादन अच्छा करता है, ज़्यादा करता है एज़ कंपैरिजन टू दूसरी कंट्री। और जिन देशों में ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती, वो उनका उत्पादन कम कर पाता है। तो कह रहा है भाई ऐसे कैसा पॉसिबल है? ऐसा कह रहा है भाई इन सब चीज़ों से पॉसिबल है। इस प्रकार एक देश एक वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करके उसका अधिक उत्पादन करता है और उसका क्या कर देता है, उसका निर्यात कर देता है। तो क्या कह रहा है, एक देश क्या करेगा, एक वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करेगा, उसका उत्पादन हद से ज़्यादा करेगा, जितना आपके देश के लोगों को कंज्यूम करना है उतना कंज्यूम करके जो भी एक्सेस बचा वो सारा बेच देगा। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो वो वस्तु दूसरी वस्तु का दूसरे देश से आयात करके, जिसमें कि दूसरे देश में विशिष्टता प्राप्त है, वो उसका क्या कर लेगा, उसका दूसरे देश से आयात कर लेगा। क्योंकि हर देश कह रहा है भाई, हर देश जो है हर वस्तु बनाने में जो है विशिष्टीकरण नहीं है, एक देश को एक ही वस्तु बनाने में विशिष्टता प्राप्त है। तो जिसके अंदर विशिष्टता प्राप्त है उसका उत्पादन हद से ज़्यादा करके अपने देश के लोगों को जितनी ज़रूरत है, ठीक है, बाकी जो एक्सेस बचा उसको दूसरे देशों को बेच दे। और जिसमें आपको विशिष्टता प्राप्त नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक ही वस्तु की बात चल रही है, ठीक है। और जिसमें आपको विशिष्टता प्राप्त नहीं है उसमें आप क्या कीजिए, उसको आप जो है दूसरे देशों से आप आयात कर सकते हो। ये इन्होंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। और लागतों में निरपेक्ष अंतर कैसे आता है? कह रहा है भाई लागतों में निरपेक्ष अंतर आता है इन सब चीज़ों की वजह से, जलवायु, मौसम, भूमि, प्रकृति और कई सारी सुविधाएं होती हैं, जिसकी वजह से एक कंट्री क्या करती है, उस गुड्स को इतने मिनिमम कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर देती है कि कोई दूसरा देश उस वस्तु को उससे मिनिमम कॉस्ट पे जो है प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है लागतों में निरपेक्ष अंतर का सिद्धांत कहते हैं। अब ये जो हमने बकवास को पढ़ा है, इसको हम जो है एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। देखिए, हमें यहाँ पे क्या करना है, मान लीजिए दो देश है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई दो देश हैं, ठीक है जी। कौन कौन से देश हैं? एक देश है ए और दूसरा जो देश है वो है बी, ठीक है जी। दो देश हैं और दो वस्तुएं ले लेते हैं हम यहाँ पे, दो देश हैं और दो वस्तुएं हैं। दो वस्तुएं कौन कौन सी हैं? दो वस्तुएं हैं एक्स और वाई, दो देश और दो वस्तुएं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको जो है एक तालिका यहाँ पे जो है, एक तालिका आपको जो है यहाँ पे बनानी है, ठीक है। और तालिका की हेडिंग डालेंगे, तालिका में जो है हेडिंग डालेंगे क्या कहते हैं, व्यापार से लाभ, ये जो है आप हेडिंग डालेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, व्यापार से लाभ हेडिंग डाल दी। अब यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले वस्तुएं, यहाँ पे आप लिख दीजिए सबसे पहले वस्तुएं, ठीक है जी। अच्छा, और यहाँ पे आ गई वस्तुएं और यहाँ पे आप लिख लीजिए, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए, यहाँ पे लिखिए ए देश और यहाँ पे लिख दीजिए बी देश। दो कंट्री हमने अपनी तरफ से मान ली हैं कि दो देश है और दो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, एक है एक्स वस्तु का और एक है वाई वस्तु का, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे कर देंगे क्लोज और इसको ऐसे कर दीजिए और यहाँ पे अगेन लिख देंगे एक्स और यहाँ पे लिख देंगे अगेन वाई, ठीक है। यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे, क्या कहते हैं, व्यापार से पहले जब ये दो देश आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करते थे तो क्या होता था, ये हो गया व्यापार से पहले। यहाँ पे आप डालोगे व्यापार के बाद, ठीक है,
ये वाला कॉलम व्यापार के बाद का है, और उसके बाद आप कॉलम बनाएंगे यहाँ पे, उसके बाद आप कॉलम बनाएंगे। ये तो हेडिंग है इसकी, चाहो तो इसको इरेज कर दो, इसको हम यहाँ पे ढंग से बना देते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए क्या कहते हैं, यहाँ पे आप लिख दीजिए व्यापार के बाद, व्यापार के बाद, और यहाँ लिख दीजिए व्यापार से लाभ। यहाँ पे आप लिख दीजिए, अरे यार चल जाएगा, एक मिनट रुको बेटा। यहाँ पे आप लिख दीजिए व्यापार से लाभ। आप ज़रा ध्यान से सुनेंगे, व्यापार से लाभ। अब देखिए ये हमारी जो है ये तालिका आपको बना कर आनी है इसके अंदर, और हेडिंग इसकी डाल देंगे। हेडिंग क्या है, हेडिंग जो है वो है व्यापार से लाभ। अब ज़रा ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो देश है ए और बी, और दो वस्तुएं एक्स और वाई। पहले जो है मान लीजिए ए देश जो है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ए देश जो है एक्स वस्तु और वाई वस्तु, दो वस्तुएं हैं। तो एक यहाँ पे आप लिखिए श्रम की एक इकाई, श्रम की एक इकाई से प्राप्त उत्पादन। हम यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं कि अगर हम एक श्रमिक की मदद से अगर हम उत्पादन करते हैं तो क्या होगा। मान लीजिए एक श्रमिक की मदद से जो ए देश है वो एक्स गुड्स की 20 क्वांटिटी को प्रोड्यूस करता है, वाई की 10 क्वांटिटी को प्रोड्यूस करता है एक श्रमिक लगाने से। ठीक है जी, एक श्रमिक लगाने से ए देश 20 और वाई देश ए देश जो है एक्स की 20 और वाई की 10। बी देश की अगर बात करें तो बी देश जो है वो एक्स की 10 और वाई की 20 क्वांटिटी क्या करता है, वाई की 20 क्वांटिटी जो है वो बना देता है एक श्रमिक की मदद से। मतलब अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो एक्स की टोटल कितनी क्वांटिटी बन रही है 30, वाई की टोटल कितनी क्वांटिटी बन रही है 30। अच्छा जी ठीक है। अभी ये जो कॉलम है ये व्यापार से पहले का है। एक्स देश एक श्रमिक लगाने से एक्स की 20 और वाई की 10 क्वांटिटी बनाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ए देश है वो कौन सी वस्तु बनाने में उसको विशिष्टता प्राप्त है, क्या आप मुझे बता सकते हैं। एक श्रमिक एक्स बनाने में। क्यों भाई, क्योंकि भाई एक लेबर लगाने से एक्स ए देश एक्स की 20 बना रहा है और जबकि वाई की 10 ही बन रही है। तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि भाई ए देश जो है ना वो एक्स वस्तु बनाने में उसको क्या है, एक्स वस्तु बनाने में उसको जो है भाई विशिष्टता प्राप्त है, क्योंकि वो एक लेबर लगाने से वाई के कंपैरिजन में ज़्यादा गुड्स को जो है प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा जी ठीक है। अब जो है अगर मैं बी देश की आपसे पूछूं तो बी देश के रिगार्डिंग क्या ख्याल है। बी देश में आप बोलोगे कि जो भाई बी देश जो है वो तो भाई वाई देश बनाने में जो है वाई वस्तु बनाने में जो है वो भाई ज़्यादा कैपेबल है। ठीक है जी। क्यों है ज़्यादा कैपेबल, क्योंकि वो भाई एक से जो है एक्स की केवल 10 ही बना रहा है और वाई की जो है वो केवल 20 ही बना पा रहा है। अच्छा जी ठीक है। तो अब ज़रा ध्यान से सुनिए, अब ये ट्रेड नहीं कर रहे, ये वाला कॉलम जो है ये ट्रेड का नहीं है। अब अगर ये व्यापार करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अगर भाई ए देश जो है अगर वो एक्स वस्तु बनाने में कैपेबल है तो उसको एक्स वस्तु बनाने में विशेषता प्राप्त है, तो उसको वाई नहीं बनानी चाहिए। वाई वो क्या करे, वाई वस्तु बनाने में कौन कैपेबल है ये बताइए जरा। बी देश कैपेबल है। तो भाई वो एडम स्मिथ क्या कहते हैं कि भाई ऐसी स्थिति में ए देश को वाई वस्तु बनानी ही नहीं चाहिए, वो तो एक्स वस्तु बनाने में कैपेबल विशिष्टता प्राप्त है ना, उसको वो एक्स बनाए और वाई एक्स को ज़्यादा से ज़्यादा बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा बना के अपने देश में जितनी ज़रूरत है उतना कर ले और बाकी जो एक्सेस बचे उसका निर्यात कर ले, और जो वाई वस्तु है उसको बनाए ना, उसको क्या करे, उसको बी देश से जो है उसको बी देश से आयात कर ले। जबकि जो बी देश है उसको विशिष्टता किस में प्राप्त है, वाई वस्तु में। तो भाई उसको तो एक्स वस्तु बनानी ही नहीं चाहिए। एक्स वस्तु बनाने में कौन कैपेबल है, ए देश,
तो ए देश से उसको आयात करना चाहिए और बी वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करके उसका निर्यात करना चाहिए। तो अगर हम अब एडम स्मिथ के अकॉर्डिंगली चले तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, अब ए देश जो है केवल एक्स वस्तु ही बनाएगा बेटा, ए देश जो है केवल एक्स वस्तु ही बनाएगा। तो अब मतलब एक्स वस्तु कितनी बनेगी, अब एक्स वस्तु जो है 40 बनेगी, क्योंकि जो लेबर वाई वस्तु में लगी हुई थी, एक लेबर वाई वस्तु में लगी हुई थी ना, एक लेबर से वाई वस्तु कितनी बन रही थी 10, लेकिन एक्स कितनी बन रही थी 20। तो हमने वाई से लेबर को हटा दिया और उसको भी एक्स में लगा दिया कि तू अब एक्स ही बना वाई। तो भाई एक अकेला 20 बना रहा था, एक बंदा और आ गया तो अब 40 बनेंगी। वाई कितनी बनेगी, वाई बनेगी नहीं अंडा, क्योंकि हमने वाई से हटा दिया और वहाँ से लेबर को हटा के एक्स में लगा दिया कि भाई एक्स ही बनाओ, अब हमें वाई नहीं बनानी। बी की अगर बात करें तो बी के भाई अब एक्स कितनी बनेगी, अंडा, क्योंकि उनने अब एक्स तो बंद कर दिया कि भाई एक्स का उत्पादन नहीं करना, मेरे को इसमें विशेषता प्राप्त नहीं है, मैं जो है मैं वाई ही बनाऊंगा। तो वाई अब कितनी बनेगी, वाई अब बनेगी 40। मतलब ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो एक्स की कितनी हो रही है बेटा, एक्स की 40 और वाई की भी 40। ओवरऑल प्रोडक्शन भी बढ़ गई। देख लीजिए पहले कितना हो रहा था, पहले केवल 30 हो रहा था और अब कितना हो रहा है 40। ये तो ओवरऑल प्रोडक्शन की बात हो रही है, ओवरऑल प्रोडक्शन भी बढ़ गई। और अब अगर हम इंडिविजुअली देखते हैं, अब ज़रा इंडिविजुअली देखिए, इंडिविजुअली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं x और यहाँ पे लिख देते हैं y, तो इंडिविजुअली अगर हम देखें पहले जो बेटा ए देश है वो x की केवल कितनी बना रहा था 20, अब कितनी बना रहा है 40। तो उसको कितने का फ़ायदा हो रहा है, उसको जो है 20 वस्तुओं का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन नुकसान भी तो हो रहा है ना, y का सेक्रीफाइस किया, पहले 10 बन रही थी अब नहीं बन रही, तो नुकसान कितना हो रहा है, नुकसान हो रहा है 10 का, क्योंकि पहले बन रही थी अब अंडा। बी देश की अगर बात करें, बी पहले एक्स बना रहा था लेकिन अब नहीं बना रहा, तो उसको नुकसान कितने का हो रहा है, नुकसान हो रहा है 10 का। और फ़ायदे की अगर बात करें तो वाई वस्तु बना रहा है, अब वो पहले 20 बनाता था अब 40 बन रही है, तो फ़ायदा हो रहा है 20 का। तो अगर मैं ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो एक्स वस्तु का कितना 10 का फ़ायदा और वाई वस्तु का कितना, वाई वस्तु का भी 10 का फ़ायदा ओवरऑल हो रहा है। और भाई पहले 30 बन रही थी अब 40 बन रही हैं, तो एक्स वस्तु कितनी बढ़ गई 10 से और वाई भी कितनी बढ़ गई 10 से, ये हो गया। और अगर मैं एक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो उसको सिर्फ ये तालिका आपको जो है बना के आनी है। और हेडिंग क्या डालनी है इसमें, हेडिंग डालनी है इसमें व्यापार से लाभ। तो ये बोला किसने, एडम स्मिथ ने, कि भाई अगर कोई दो देश हैं, कोई एक देश किसी एक वस्तु को मिनिमम कॉस्ट पे बना देता है, तो कोई दूसरा देश किसी दूसरी वस्तु को मिनिमम कॉस्ट पे बना देता है, तो भाई उसको हम लागतों में निरपेक्ष अंतर कहते हैं। तो ऐसे देश को क्या करना चाहिए, जिसमें उसको विशिष्टता प्राप्त है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करके उसका निर्यात करना चाहिए, और जिसमें विशिष्टता प्राप्त नहीं है उसको तो दूसरे देशों से उसको आयात करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या, ये चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ज़रा, आप चाहो इसकी कैसे देनी है मैं आपको बताता हूँ, कैसे लिखना है आपको, इसका स्क्रीनशॉट लो ज़रा पहले। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ से लेके जो मैंने पूरा आपको ये रीड आउट कराया कि भाई एडम स्मिथ क्या कह रहा है, येलो वाला, ये पूरा पोर्शन लिखना है। और उसके बाद जो मैंने तालिका आपको बताई है वहाँ से आपको तालिका लिखनी है, बिल्कुल उदाहरण की सहायता से, कि उदाहरण दो देश है ए और बी, दो वस्तुएं हैं एक्स और वाई, फिर एक तालिका बनानी है और श्रम की एक इकाई लगाने से एक्स वस्तु ए देश इतनी बना रहा है, वाई देश इतनी बना रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, वो टेबल बना के आ जानी है। अच्छा जी ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके ग्राफ की, कि इसका जो ग्राफ है वो किस तरीके से बनेगा। देखिए अगर हम बात करते हैं इसके ग्राफ की, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं वस्तु x और हम यहाँ पे ले लेते हैं वस्तु y। यहाँ x वस्तु हो गई और यहाँ y वस्तु हो गई। तो अगर हम जो बेटा उत्पादन को दर्शाता है उसको उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं, ठीक है, जो उत्पादन को दर्शाता है उसको उत्पादन संभावना वक्र जो है वो कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले अगर हम ए देश की बात करें तो ए देश बेटा कौन सा
ए देश की अगर हम बात करें तो इसको मान लीजिए ऐसे बना दीजिए, ठीक है, इसको नाम दे दीजिए ए बी, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी जो है ना, ए बी जो है वो क्या है, ए बी जो है वो पीपीसी है किस देश का, वो है बेटा देश ए का। अभी मैं आपको बताऊंगा ये ऐसे ही क्यों बना, क्योंकि पीपीसी तो कुछ और तरीके से बनता है। ये ए देश का पीपीसी है, ठीक है, और बी देश का भी बना देते हैं पीपीसी। बी देश का जो है, बी देश का जो है इस तरीके से आपको बी देश का बनाना है, तो इसको नाम दे दीजिए आप पी क्यू, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है ज़रा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आएगा पी क्यू। पी क्यू क्या है, पी क्यू जो है वो पीपीसी है किस देश का, ये है बेटा देश बी का, देश बी का जो है ये पीपीसी है। सबसे पहली बात तो आप ज़रा पीपीसी को समझिए। क्लास 11th में आपने पीपीसी पढ़ा था कि ऐसे बनता है बेटा पीपीसी, ऐसे क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा और सेमेस्टर 1 में भी आया होगा। तो ये तो ऐसे बनता है, तो ये क्या बना रहा है रामायण कथा हम, तो हमने वहाँ पे एक चीज़ पढ़ी थी कि पीपीसी का जो ढलान होता है ना वो भाई एमओसी पे निर्भर करता है। एमओसी का मतलब क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सीमांत अवसर लागत पे। सीमांत अवसर लागत बढ़ती है, घटती है या स्थिर रहती है। तो जब सीमांत अवसर लागत घटती है तो ये ऐसे बनता है, बढ़ती है तो ये ऐसे बनता है, और जब स्थिर रहती है तो ये एक सीधी रेखा बन जाती है। तो यहाँ पे इस सिद्धांत के अंदर ये मान्यता है कि सीमांत अवसर लागत जो है वो क्या है, वो स्थिर है। इस वजह से पीपीसी एक सीधी रेखा होती है। जब सीमांत अवसर लागत स्थिर होती है तो पीपीसी एक सीधी रेखा बनती है। तो मैंने बोला जो ए बी है वो बेटा पीपीसी है ए देश का, तो उसको आगे बनाना है आपको। क्यों, क्योंकि अभी मैम ने ऊपर जो हमने जो एग्जाम्पल समझा उसमें ए देश एक्स वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्ति ना उसको, तो वो एक्स वस्तु का उत्पादन ज़्यादा करेगा। तो ए देश देखो एक्स वस्तु का उत्पादन कितना कर रहा है, इतना। यहाँ पे चाहो तो नाम दे दो भाई, ए देश जो है, ए देश जो है वो टोटल ओ बी क्या कर रहा है, टोटल ओ बी उत्पादन कर रहा है एक्स वस्तु का। जबकि बी देश की अगर हम बात करें तो बी देश जो है वो कितना कर रहा है, वो कर रहा है केवल क्या कहते हैं, वो कर रहा है केवल ओ क्यू। तो ए का ग्राफ आपको जो है, ए का ग्राफ आपको जो है आगे रखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरी वस्तु के रिगार्डिंग, तो दूसरी वस्तु में कौन सक्षम है, दूसरी वस्तु में बी देश सक्षम है। तो ये देखो बी का जो कर्व है ये वाला देखो, बी का यहाँ से यहाँ तक, ओ से पी तक, जबकि ए का कहाँ से कहाँ तक है, ए का केवल यहाँ से यहाँ तक है। क्योंकि वाई वस्तु बनाने में ए देश जो है वो केवल इतना प्रोड्यूस कर पा रहा है, जबकि बी देश जो है वो इतना प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो ये ग्राफ कैसे बना है ये मैंने आपको बताया है। पहले मैंने आपको ए देश का बना के दिखाया, ए देश में एक्स की तरफ ज़्यादा एक्सटेंशन करनी है, और बी देश का जब आपको बनाना है तो बी देश में ऐसे बनाना है, इसमें वाई देश में वाई वस्तु की एक्सटेंशन को ज़्यादा दिखाना है। तो इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हो और उसको एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि भाई ए देश ए बी जो है वो ए देश का पीपीसी है, और पी क्यू जो है वो बी देश का पीपीसी है, और ए देश जो है वस्तु एक्स की इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि वाई देश जो है वो एक्स वस्तु की इतनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर रहा है। फिर अगेन वाई वस्तु के उसको बताओगे, और आप ये बताओगे क्योंकि तालिका के अनुसार और चित्र के अनुसार, क्योंकि ए देश जो है वस्तु एक्स के उत्पादन में सक्षम है, एक्स के उत्पादन में उसको विशिष्टता प्राप्त है, तो उसको केवल एक्स वस्तु का ही उत्पादन करना चाहिए, और वाई वस्तु का उसको जो है बी देश से आयात करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अगर हम बी देश की बात करें तो बी देश जो है वस्तु वाई के उत्पादन में उसको विशिष्टता प्राप्त है, तो वस्तु वाई का उत्पादन उसको ज़्यादा करना चाहिए और उसका निर्यात करना चाहिए, जबकि एक्स वस्तु को उसको ए देश से आयात करना चाहिए। आपको इसकी कैसे कैसे पूरा क्वेश्चन अटेंड करना है, पहले तो बेटा आप इसका पूरी व्याख्या कर देंगे, ये इसका अर्थ लिख देंगे, फिर आपको जो है भाई क्या कहते हैं तालिका आपको जो है बनाकर आनी है, फिर आपको जो है चित्र बनाकर आना है, ठीक है। पहले अर्थ लिख देंगे, फिर तालिका बनाएंगे, फिर चित्र बनाएंगे, फिर चित्र की तालिका की दोनों की क्या कर देंगे, दोनों की जो है व्याख्या कर देंगे। व्याख्या में कुछ नहीं लिखना, बस यही लिखना है जो मैंने आपको बताया है कि भाई ए देश जो है वो एक्स वस्तु में उसको विशिष्टता प्राप्त है, इसलिए उसका ज़्यादा उत्पादन करके
उसको जो है उसका निर्यात करना चाहिए, जबकि वाई वस्तु उसको बी देश से जो है आयात करनी चाहिए। और ऐसे ही उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सप्लेन कर देंगे बी के, कि बी को वाई वस्तु का उत्पादन ज़्यादा करके उसका निर्यात करना चाहिए और एक्स वस्तु का उत्पादन नहीं करना चाहिए, उसको उसका एक्स जो है ए से आयात करना चाहिए। तो व्याख्या में ये लिखना है आपको। तो पहले अर्थ, फिर तालिका, फिर चित्र, अर्थ, तालिका, चित्र, चित्र की एक्सप्लेनेशन, और वो पीपीसी ऐसा ही क्यों बना है वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे सीमांत अवसर लागत स्थिर मानी गई है इस वजह से। और चाहो तो यहाँ पे आप इसकी कुछ मान्यता भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप बोलोगे जी मान्यता तो आपने इसकी पढ़ाई नहीं है, तो फिर मैं कैसे लिखूँगी मान्यता। तो अभी हम रिकार्डो का वो पढ़ेंगे जब, तो रिकार्डो की मान्यताएं और इसकी मान्यताएं जो हैं वो तो सिमिलर ही हैं, ठीक है। तो वहाँ से मान्यताएं हम इसकी लिख सकते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन अभी हम रिकार्डो का पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है आपको इसकी मान्यताएं भी देखने के लिए मिल जाएंगी। सेम मान्यताएं, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम में ये तो हमने पढ़ लिया, एग्ज़ाम के अंदर आ जाता है इसकी आलोचना बता भाई, इसकी भी और उसकी भी, क्या कहते हैं, तुलनात्मक जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो वो क्या है आलोचना। तो यहाँ पे पहले हम दोनों ज़रा पढ़ लेते हैं, फिर हम जो है आलोचना की बात करेंगे। ये तो हो गया बेटा एडम स्मिथ का। पहले आप ये बता दीजिए इतनी बात जो है आपको समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है।